Okay, so hello everyone, welcome to another lecture of mechanics of material, and this is lecture number 7. This is lecture number 7. Until now we have discussed about the stress strain diagram of structural materials, and today learning outcome is engineering stress and true stress. Engineering stress and true stress. But before proceeding further, let us try to understand some stress strain diagram for different materials. Some stress strain diagram for different materials, which is very important from examination point of view, particularly for objective point of view. So here we are going to consider some different materials and their stress strain diagram. So let us start. In this first graph, the stress strain diagram ऑफ माइल्ड स्टील है ना. फर्स्ट ग्राफ में मैंने किसका शो किया है, ये माइल्ड स्टील का शो करने का कोशिश किया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील का. ठीक है, तो माइल्ड स्टील का यदि देखा जाए तो ए क्या होगा, ए है जो क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, ए क्या होगा प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, है ना. बी क्या होगा आपका इलास्टिक लिमिट होगा. सी क्या होगा यील्ड पॉइंट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है ना. उस तरह से ई क्या होगा, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, और एफ क्या होगा फ्रैक्चर पॉइंट होगा और ब्रेकिंग पॉइंट होगा. एफ क्या होगा फ्रैक्चर पॉइंट होगा और क्या होगा ब्रेकिंग पॉइंट होगा, है कि नहीं. तो ये है जो आपका क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील का, है ना. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसका है, माइल्ड स्टील का. माइल्ड स्टील कहने का मतलब है कि इसका जो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट होगा वो लेस देन 0.15% होगा. कितना होगा, लेस देन 0.15% होगा. जो परसेंटेज कार्बन का वैल्यू होगा वो होगा लेस देन 0.15%, है ना, 0.15%, है ना. सो सी के बाद क्या है, सी के बाद अगर देखा जाए यील्ड लिमिट के बाद क्या हो रहा है आपका प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो रहा है. सी के बाद क्या होता है प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है. कहाँ तक, सी से लेके एफ तक. सी से एफ तक क्या होगा प्लास्टिक लिमिट है, जो प्लास्टिक रीजन है जो स्टार्ट होता है ना. तो ये तो था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसका, माइल्ड स्टील का. बेसिकली आपको याद थोड़ा सा इसका क्या कैसे कैसे वेरी कर रहा है आपको याद रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव में जब एग्जाम में पूछे तो आप उसको क्या कर सकें, टिक कर सकें, है ना. नाउ कम टू द फिगर नंबर 2. इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो 3 डिफरेंट मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने शो करने की कोशिश किया है. 3 डिफरेंट डायग्राम है जो शो करने की कोशिश किया है. पहला माइल्ड स्टील का है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, है ना. सेकंड है जो कास्ट आयरन है, सेकंड क्या है कास्ट आयरन है. और थर्ड क्या है कंक्रीट है, थर्ड क्या है कंक्रीट है. बेसिकली कंक्रीट और कास्ट आयरन दोनों क्या है ब्रिटल मटेरियल होता है. क्या होता है ब्रिटल मटेरियल रहता है ना. और जब ये ब्रिटल मटेरियल है तो इसका ग्राफ है जो क्या होगा इलास्टिक आपका प्लास्टिक रीजन में काफ़ी कम होगा, है ना. प्लास्टिक रीजन में कम होगा, है ना, प्लास्टिक रीजन में कम होगा. मतलब ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ जाने से पहले ही क्या कर जाता है फेल कर जाता है ना. तो इसका जो रीजन होगा प्लास्टिक रीजन क्या होगा बिल्कुल भी मतलब प्लास्टिक रीजन में ग्राफ इसका नहीं होगा, है ना. इलास्टिक लिमिट तक जाते जाते क्या करेगा फेल कर जाएगा, है ना. इलास्टिक लिमिट तक जाते जाते क्या कर देगा फेल कर जाएगा, है ना. तो इसका वेरिएशन है जो आपको याद रखना है, ताकि जब मैचिंग में क्वेश्चन आपसे पूछे, है ना, एक तरफ आपको मटेरियल दे देगा दूसरी तरफ आपको ग्राफ दे देगा, तो आप करेक्टली है जो मैच कर सकें. तो एक बार इसको ध्यान से क्या करना है देखना है. कंक्रीट का वेरिएशन कुछ इस तरह होता है, कास्ट आयरन का कुछ इस तरह होता है ना. अगर तीनों ग्राफ का कंपेरिजन किया जाए, यहाँ पे देखो अगर तीनों ग्राफ का तुम कंपेरिजन करना चाहो तो कंपेरिजन कर सकते हो, है ना, कंपेरिजन कर सकते हो. कंक्रीट में क्या होगा, कंक्रीट में आपका क्या होगा यील्ड स्ट्रेस सबसे कम होगा. उसके बाद क्या होगा कास्ट आयरन में होगा, और सबसे ज़्यादा क्या होगा माइल्ड स्टील में होगा. सबसे ज़्यादा किस में होगा माइल्ड स्टील में होगा, है ना. सबसे ज़्यादा अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसका होगा माइल्ड स्टील का होगा, है ना. ठीक है, नाउ कम टू द फिगर नंबर 3. फिगर नंबर 3 में अगर देखें तो जो पहला ग्राफ है वो क्या है प्लास्टिक का है. किसका है प्लास्टिक का, है ना. प्लास्टिक का देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है नाम ही है इसका प्लास्टिक. तो क्या होगा प्लास्टिक रीजन में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा. उसके बाद क्या है कास्ट आयरन का शो किया है जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं. लो कार्बन स्टील, है ना, उसके बाद लो कार्बन को दिखाने की कोशिश किया है, फिर मीडियम कार्बन स्टील का और हाई कार्बन स्टील का, है ना. तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है ना, एक कंक्लूजन. लो कार्बन स्टील आपका क्या हो गया माइल्ड स्टील हो गया. माइल्ड स्टील इज द एग्जांपल ऑफ लो कार्बन स्टील. एंड हाई कार्बन स्टील का एग्जांपल क्या है H/ST. H/ST इज द एग्जांपल ऑफ हाई कार्बन स्टील, है ना. सो ये तीनों ग्राफ को यदि देखा जाए तो क्या डिफरेंट आ रहा है,
जैसे जैसे कार्बन कंटेंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट है जो बढ़ रहा है, तो क्या देख रहे हैं, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। लेकिन ये ग्राफ का जो वेरिएशन है प्लास्टिक रीजन में वो क्या होता जा रहा है, कमता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, वो कमता जा रहा है ना। वो क्या होता जा रहा है, कमता जा रहा है कि नहीं। मतलब क्या होगा, ये पहले ही फेल कर जाएगा, है ना। ये पहले ही कम स्ट्रेंथ पे ही क्या हो जा रहा है, फेल कर जा रहा है। जैसे जैसे परसेंटेज कार्बन बढ़ता जा रहा है तो क्या देख रहे हैं, कम स्ट्रेंथ पे ही वो फेल कर जा रहा है ना। देखो यहाँ पे अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हाई यील्ड स्टील, हाई H/ST का बात कर रहे हैं तो कम स्ट्रेंथ पे ही क्या कर जा रहा है, फेल कर जा रहा है ना। जबकि मीडियम कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील देखो इतना, जब इसका स्ट्रेंथ का वैल्यू कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा तब जाके वो फेल करेगा, तब जाके वो फेल करेगा, है ना। सो ये तो था डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जिसको आपको ध्यान से एक बार देखना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नाउ कम टू द फिगर नंबर 4। इस फिगर में क्या किया है मैंने, डिफरेंट मटेरियल का 4 ग्राफ दिखाया गया है ना, 4 ग्राफ यहाँ पे डिफरेंट A B C और D, 4 डिफरेंट मटेरियल का ग्राफ दिखाया गया है ना। आपसे वो पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा आपसे, इसका प्रॉपर्टी पूछेगा, है ना, कि ए के बारे में आप क्या बता सकते हैं, बी के बारे में क्या बता सकते हैं, ना, मतलब किस टाइप का मटेरियल है। या फिर ये पूछ सकता है आपको कि ये चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और सबसे वीकेस्ट कौन है ना। तो आप इजिली है जो फाइंड कर सकते हैं, इजिली इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, वो क्या होगा, वीकेस्ट होगा। तो वन बाई वन करके समझने का कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले वन को देखते हैं। तो वन के बारे में मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द स्टिफेस्ट, है ना। ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्यों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, इसका सबसे ज़्यादा है, किसका, ए का। तो हम बोल सकते हैं इसका सिग्मा यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए मटेरियल है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, है ना। नाउ कम टू द बी। बी देखो, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट तक जाते जाते ये फेल कर गया, है ना। बी है जो इलास्टिक लिमिट तक जाते जाते फेल कर गया, है ना, है कि नहीं। सो बी इज द मोस्ट ब्रिटल मटेरियल, बी इज द मोस्ट ब्रिटल मटेरियल। ये क्या है, बिकॉज इट फ्रैक्चर सडनली, ये क्या हुआ, सडन फेल कर गया, है ना। सडन ये क्या हो गया, फेल कर गया बी, है कि नहीं। प्लास्टिक रीजन में मतलब स्ट्रेन का वैल्यू बहुत कम है। बी का अगर ध्यान से देखें तो क्या हो गया, स्ट्रेन का वैल्यू बहुत कम है ना। समवेयर यहाँ पे लाई कर रहा है, बहुत कम है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोड पे ही क्या करेगा, ये फेल कर जाएगा, है ना। इसमें इलोंगेशन बहुत ज़्यादा परमिट नहीं कर रहा। बी मटेरियल है जो क्या हो रहा है, इलोंगेशन को परमिट नहीं कर पा रहा है ज़्यादा, है ना। ये क्या हो जा रहा है, सडन फेल कर जा रहा है, ठीक है। तो बी के बारे में हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है, ये मोस्ट ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नाउ कम टू द सी। सी के बारे में क्या बोल सकते हो, सी इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, सी इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या सबसे ज़्यादा इलोंगेशन परमिट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इलोंगेशन परमिट कर रहा है सी को। वर्टिकल लाइन ड्रा करो यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे आके कट कर रहा है। तो सी है जो सबसे ज़्यादा इलोंगेशन परमिट कर रहा है, मतलब स्ट्रेन इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, है कि नहीं। तो सी के बारे में हम बोल सकते हैं इट इज़ द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, इट इज़ द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। बाकी क्या ब्रिटल क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ कम टू द लास्ट वन, डी। डी के बारे में क्या बोल सकते हो, है ना, डी ब्रेक्स बिफोर सी विथ लोअर स्ट्रेस, है ना। सी और डी में यदि कंपेरिजन हम करें तो क्या बोल सकते हैं, डी का क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस कम है। डी का क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, सी की तुलना में कम है ना। दूसरी बात कि ये क्या है, डी है जो सी से कम है, जो डक्टाइल है ना। डी है जो क्या है, सी से कम डक्टाइल है। नहीं देखो एक यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना जनरेट हो रहा है, कुछ इतना ही जनरेट हो पा रहा है, जबकि सी में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ये तो हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे उसके मटेरियल के बारे में बताना, है ना। वो मटेरियल क्या शो करता है आप इजीली है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। ये क्या है, प्योर अल्मुनियम है, दिस इज प्योर अल्मुनियम एंड दिस इज प्योर कॉपर। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि अल्मुनियम और कॉपर जो होता है क्या होता है, वेल डिफाइंड पॉइंट इसका यील्ड पॉइंट नहीं होता है, इसका वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है ना। उसका यील्ड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे,
0.02% स्ट्रेन के कोरिस्पॉन्डिंग क्या करते थे, स्ट्रेस का वैल्यू निकालते थे, उसी को हम यील्ड स्ट्रेंथ बोल देते थे, है ना। अब देखो दोनों का तो क्या होता है, वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट होता नहीं है ना, फिर दोनों में क्या अंतर है ना। अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंस पता चलेगा, ध्यान से अगर देखें तो डिफरेंस इसका पता चलेगा। जो हमारा प्योर कॉपर है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। देखो यानी सेम इलोंगेशन पाने के लिए हमें कॉपर में क्या करना होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। सेम इलोंगेशन प्रोड्यूस करने के लिए कॉपर में क्या करना होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। नहीं, ग्राफ ही बता रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ ही बता रहा है ना। देखो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कुछ यहाँ आ रहा है, इसका कहीं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो सेम इलोंगेशन पाने के लिए कॉपर वायर में क्या करना होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, है कि नहीं। तो ये तो था कॉपर और एल्युमिनियम की बात। नाउ इस ग्राफ में आ जाओ, है ना। ये रबर का याद रखना है, ये रबर का भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है। रबर का ये है, एल्युमिनियम का ऑलरेडी बता चुके हैं, कार्बन स्टील हो गया और ग्लास हो गया। ग्लास इज आल्सो ए ब्रिटल मटेरियल, है ना। ग्लास क्या है, ये भी क्या परफेक्टली ब्रिटल मटेरियल है। कोई भी ग्लास पे अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होता है वो, है ना, सडन उसमें फेलियर हो जाता है। क्या हो जाता है, सडन फेलियर होता है। कोई वार्निंग नहीं देगा, है ना, कोई वार्निंग नहीं देगा। लेकिन माइल्ड स्टील वगैरह क्या करता है, वो वार्निंग देता है ना, वो वार्निंग देता है फेलियर के पहले, है कि नहीं। लेकिन ये क्या होगा, ग्लास वगैरह सडन फेलियर हो जाएगा, है ना। नाउ कम टू द लास्ट वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है हमारा, ये किसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये आपका बोन का है ना, बोन का है। ये क्या है, बोन का है ना। बोन का मतलब क्या होता है सबको पता है ना, बोन का है। तो बोन का यदि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया जाए, है ना, अगर उसको यदि यूटीएम से हम टेस्ट करें, यूटीएम से अगर उसको हम टेस्ट करें तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का वेरिएशन कुछ इस तरह से आता है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, गो टू इलास्टिक रीजन एंड देन गो टू प्लास्टिक रीजन। तो ये आपको याद रखना है, इसका वेरिएशन, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या क्या याद रखना है, माइल्ड स्टील का याद रखना है, रबर का याद रखना है, कॉपर का याद रखना है, एल्युमिनियम का याद रखना है ना। कम से कम इतना आपको याद रखना है। नाउ दिस इज द डिस्कशन ऑफ टुडे क्लास, है ना। सबसे पहले परसेंटेज इलोंगेशन देखेंगे, उसके बाद है जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस पे और इंजीनियरिंग स्ट्रेन पे आते हैं, है ना। नाउ व्हाट इज परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन किसको बोलेंगे, है ना। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारा, ये स्पेसिमेन है, ये क्या है, स्पेसिमेन है ना। एक ये क्या था हमारा, पंचिंग मार्क था, बताए तो थे। ये क्या है हमारा, पंचिंग मार्क है। ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होता था, कुछ याद है, ये होता था 2.5 डी पे, है ना। 2.5 इंटू डायमीटर, इतना डिस्टेंस पे क्या करते थे, पंचिंग मार्क करते थे, है ना। पंचिंग मार्क क्यों करते थे, कुछ याद है। ये दोनों पंचिंग मार्क के बीच में हमको इलास्टोमीटर जो स्ट्रेन मेजर करता है, एलोंगेशन मेजर करता है, उसको क्या करते थे, फिक्स करते थे, है ना। अब देखो जब इसमें लोड लगाओगे तो क्या होगा, कुछ इसका एलोंगेशन होगा इसमें, है ना। और कहाँ तक होगा, जब तक ये पूरी तरह से फेल ना कर जाए, है ना। तो ओरिजिनल गेज लेंथ है, जिसको दो पंचिंग लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला था, गेज लेंथ बोला था, है ना। ओरिजिनल गेज लेंथ है उसको हम L0 बोल देते हैं, ठीक है। और जो फेलुअर के टाइम गेज लेंथ होगा, फेलुअर के टाइम जो गेज लेंथ होगा उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम L बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, L बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर इनिशियल गेज लेंथ इज L। इनिशियल गेज लेंथ क्या है, L0 है। इनिशियल गेज लेंथ कितना है, L0 है। फाइनल गेज लेंथ मतलब ब्रेकिंग के टाइम का जो गेज लेंथ है वो क्या है, L है। क्या है, L है। तो परसेंटेज इलोंगेशन निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। नहीं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल गेज लेंथ डिवाइडेड बटा इनिशियल गेज लेंथ, है ना। तो फाइनल कितना हो गया, मतलब परसेंटेज इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन हुआ, बहुत सिंपल है। फाइनल में से क्या करेंगे, इनिशियल को घटा देंगे, डिवाइडेड बटा इनिशियल, है ना, इंटू 100 गिव्स परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इंटू 100 गिव्स परसेंटेज इलोंगेशन, है ना। बेसिकली क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बटा ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, है कि नहीं। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटा इनिशियल लेंथ इंटू 100, दैट इज ऑल अबाउट परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, है ना, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। इस पर क्वेश्चन करेंगे। नाउ परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, है ना। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, धीरे धीरे यील्ड लिमिट के बाद क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रिड्यूस करने लगता है। पिछला क्लास में अगर देखा हो, सही से देखा हो तो पता चल जाएगा। धीरे धीरे उसका क्या होता है,
एरिया है जो रिड्यूस करने लगता है ना। तो हमें निकालना है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, एरिया में कितना है जो रिडक्शन हो रहा है। तो ओरिजिनल एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन हम मान लेते हैं कितना है, ओरिजिनल एरिया को हम मान लेते हैं ए नॉट, ओरिजिनल को ए नॉट मान लेते हैं। फाइनल एरिया एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर को हम मान लेते हैं ए, है ना, उसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। कौन बड़ा होगा ये दोनों में, ए नॉट और ए में कौन बड़ा होगा, ए नॉट बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, चूंकि इनिशियल एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बटा ए नॉट इंटू 100। अब देखो ऑब्जेक्टिव पॉइंट से याद रखना कि जो परसेंटेज रिडक्शन अगर माइल्ड स्टील की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 50% होता है। कितना होता है, माइल्ड स्टील के लिए परसेंटेज रिडक्शन एरिया होता है जो ऑलमोस्ट 50% होता है कि नहीं। तो ये तो था परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग स्ट्रेस और एलोबल स्ट्रेस, है ना। वर्किंग स्ट्रेस बोले या एलोबल स्ट्रेस बोले, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। सो let us try to understand the definition. It is the maximum safe stress that material can carry. यह वह maximum safe stress है जो कि मटेरियल क्या करेगा, कैरी करेगा, मटेरियल क्या करेगा, कैरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद यदि हम लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, है ना। सो इट इज द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन कैरी, दैट मटेरियल कैन कैरी, है ना। अच्छा, और इस स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको वर्किंग लोड बोलेंगे या फिर एलोबल लोड बोलेंगे, है कि नहीं। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, है ना, स्ट्रक्चरल स्टील या डक्टाइल मटेरियल के लिए देखते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बटा वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बटा वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बटा वर्किंग स्ट्रेस, है ना। कहने का मतलब है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बटा वर्किंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, मतलब यील्ड स्ट्रेस तो सिग्मा बाई होता था, है ना, अब वर्किंग स्ट्रेस मान लेते हैं सिग्मा डब्ल्यू है कि नहीं। नाउ ब्रिटल मटेरियल की यदि बात करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बटा वर्किंग स्ट्रेस। ब्रिटल मटेरियल की अगर बात करें तो क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बटा वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट डिवाइडेड बटा वर्किंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा यू डिवाइडेड बटा सिग्मा डब्ल्यू, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए। अब देखो यहाँ पे डॉट हो सकता है तुम लोग को कि सर यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस कंसीडर किए हैं, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस कंसीडर किए हैं, है कि नहीं। तो देखो जो ब्रिटल मटेरियल होता है क्या होता है, उसमें यील्ड स्ट्रेस तो होता नहीं है ना। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस नहीं होता, वो क्या होता है, सडन फेल कर जाता है, वो सडन फेल कर जाता है। तो जिस पॉइंट पे फेल करता है वो मान लेते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस है, वो क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है कि नहीं। जबकि हमारा जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें हम डिजाइन के समय क्या करते हैं, यील्ड स्ट्रेस तक, मतलब जब इसको डिजाइन करना होता है तो उसको कहाँ तक लोडिंग करते हैं, यील्ड स्ट्रेस तक ही लोडिंग करते हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। जो भी हमारा डक्टाइल मटेरियल है या स्ट्रक्चरल मटेरियल है ना, उसका डिजाइन करते समय ये इंजीनियर लोग ध्यान रखते हैं कि उसको कहाँ तक लोडिंग करना है, यील्ड स्ट्रेस तक लोडिंग करना है। वही मान के चलते हैं कि यील्ड स्ट्रेस के बाद है जो है फेल कर गया, कुछ ऐसा मान के चलते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या कंसिडर किए हैं, यील्ड स्ट्रेस कंसिडर किए हैं, है ना। जबकि हमारा जो ब्रिटल मटेरियल है जैसे कंक्रीट हो गया, ग्लास हो गया, है ना, ये सब में क्या है, यील्ड स्ट्रेस होता नहीं है ना। तो जिस लोड पे फेल कर रहा है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस बोल देते हैं, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या कंसिडर किए हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस कंसिडर किए हैं, है ना। तो अब मैं आशा करता हूँ कि क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस लिए हैं और क्यों यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस लिए हैं। ओके, नाउ इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। अब देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का अदर नाम है ना, अलग अलग इसका नाम है। इसको नॉमिनल स्ट्रेस भी बोला जाता है, इसको कन्वेंशनल स्ट्रेस भी बोला जाता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस भी है और कन्वेंशनल स्ट्रेस भी है। ट्रू स्ट्रेस का एक और नाम है नेचुरल स्ट्रेस। क्या है, नेचुरल स्ट्रेस। पिछला क्लास में अगर ध्यान से देखा हो, है ना, तो मैंने बताया था कि जो ट्रू स्ट्रेस होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नेचर होता है। मतलब ट्रू स्ट्रेस का डायग्राम क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, हमेशा क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है ना, एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्यों, है ना।
क्योंकि जिस पॉइंट पे फेल करता है उसमें क्या होता है, लोड का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है ना। इस केस में इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालते समय हम क्या लेते थे, थ्रू आउट द जो ग्राफ है हम कंसिडर किए थे क्या है, ओरिजिनल एरिया कंसिडर किए थे। लेकिन ट्रू स्ट्रेस में क्या होगा, एग्जैक्ट एरिया कंसिडर करते हैं, क्या एग्जैक्ट एरिया मतलब फेलियर के टाइम क्या, ए है ना, फेलियर के टाइम एरिया क्या है, ए है। ठीक है, चलो अब देखो, तुम क्वेश्चन पूछोगे कि सर इंजीनियरिंग स्ट्रेस है ट्रू स्ट्रेस है अलग अलग क्यों है ना, अलग अलग क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है ना, सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो बता दूं कि हमारे जो इंजीनियर है वो डिजाइन जब करता है तो उस केस में क्या इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कंसीडर करता है ना, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कंसीडर करता है ना। दो रीजन है इसका, मैं दो रीजन इसका दे रहा हूँ है ना। देखो ट्रू स्ट्रेस में क्या चाहिए हमें, एग्जैक्ट एरिया चाहिए है ना, एक्चुअल एरिया चाहिए। अब ये बताओ टेस्टिंग के टाइम पे एक्चुअल एरिया को क्या तुम मेजर कर सकते हो, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एक्चुअल एरिया ड्यूरिंग द टेस्टिंग है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि एक्चुअल एरिया को हम मेजर कर सकें। क्यों, क्योंकि उसमें क्या इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है टेस्टिंग के दौरान कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो है ना, उस एरिया को आप मेजर नहीं कर सकते हो है ना। ये जस्ट क्या है, इमेजिनेशन है, ये क्या है, ट्रू स्ट्रेस क्या है, इमेजिनेशन है कि जैसे जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं है ना, जैसे जैसे लोड का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है ना। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेगा तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा है ना। इसीलिए इस केस में क्या हो रहा है, जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग इन नेचर है। जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हमेशा क्या लेते हैं, एक्चुअल एरिया लेते हैं, तो ये तो इसका। दूसरी बात कि हम जो डिजाइन करते हैं वो कहाँ तक करते हैं, स्ट्रक्चर स्टील का यील्ड स्टील तक करते हैं, कहाँ तक करते हैं, यील्ड स्टील तक करते हैं ना। तो यील्ड स्टील मतलब यील्ड स्ट्रेस तक करते हैं, तो यील्ड स्ट्रेस है जो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं है ना। दूसरा रीजन ये है आपका। नाउ अब इसको देखते हैं थोड़ा ड्राइव करके है ना, ठीक है, इसको थोड़ा ड्राइव करने का कोशिश करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ और ट्रू स्ट्रेस को है जो सिग्मा टी से डिनोट कर रहा हूँ। ट्रू स्ट्रेस को सिग्मा टी से डिनोट कर रहा हूँ है ना। बेसिकली हमको क्या करना है, दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, दोनों में रिलेशन है जो इस्टेब्लिश करना है ना। फिगर से तो पता चल रहा है कि ट्रू स्ट्रेस है जो बड़ा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, लेकिन क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यही कहता है, वही मैं शो करने का कोशिश कर रहा हूँ है ना। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस यदि हम लिखना चाहें तो क्या होगा, अभी तो बताए थे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस यदि लिखना चाहें तो इसमें क्या लेते हैं, ओरिजिनल एरिया लेते हैं। तो लोड डिवाइडेड बटा ओरिजिनल एरिया, लोड डिवाइडेड बटा ओरिजिनल एरिया है ना, है कि नहीं। ठीक है, यदि सिग्मा टी लिखना चाहें, ट्रू स्ट्रेस लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, पी डिवाइडेड बटा एक्चुअल एरिया, पी डिवाइडेड बटा एक्चुअल एरिया, है कि नहीं, पी डिवाइडेड बटा क्या होगा, एक्चुअल एरिया। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ कि थ्रू आउट द टेस्टिंग, जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, थ्रू आउट द क्या होगा, जो स्पेसिमेन का वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा है ना। स्पेसिमेन का वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि यदि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर रहा है तो इसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। मतलब एक डायमेंशन यदि इसका डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा डायमेंशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि थ्रू आउट द टेस्टिंग क्या होगा, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ए नॉट इंटू एल नॉट है ना। लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या देता है, वॉल्यूम देता है ना। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और फाइनल गेज लेंथ क्या है, एल है ना। ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा है ना, ए कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो अब एक बताओ यहाँ से सिग्मा
टी बराबर क्या है, पी अपॉन में ए, है ना, पी अपॉन में। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, पी अपॉन में ए इंटू ए नोट बटा ए नोट बटा, एक मिनट, ए नॉट इंटू ए नॉट डिवाइडेड बटा ए। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। देखो ये दोनों कट गया, ए नोट कट गया, फाइनली क्या बचेगा, पी बटा ए बचेगा, पी बटा ए बचेगा, है कि नहीं। अब देखो और क्या क्या लिख सकते हैं, पी बटा ए नोट, पी अपॉन ए नोट क्या है, पी अपॉन में ए नोट क्या है, सिग्मा है, पी अपॉन में ए नोट क्या है, सिग्मा है ना, इंटू ए नोट बाई ए। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन से ए नोट बटा ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ए नोट अपॉन में ए बराबर क्या हो जाएगा, ए नोट बटा ए यदि करेंगे एल बटा एल नोट हो जाएगा, है ना, एल बटा एल नोट हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो पी अपॉन ए नोट क्या हो गया, सिग्मा हो गया, और ए नोट बटा ए क्या हो गया, चलो ए नोट बटा यही लिख देता हूँ अभी फिलहाल, ए नोट बटा ए लिख देता हूँ, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए नोट बटा ए बराबर क्या है, यहाँ से अगर इसको देखें तो ए नोट बटा ए क्या है, एल अपॉन में एल नोट है, एल अपॉन में क्या है, एल नोट है, ठीक है। इधर तो क्या है हमारा, सिग्मा टी है ना। अब देखो सिग्मा इंटू एल क्या है, एल हमारा फाइनल लेंथ था, एल हमारा फाइनल लेंथ था, है ना, एल हमारा क्या है, फाइनल लेंथ है। तो फाइनल लेंथ को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल लेंथ प्लस टोटल इलोंगेशन, है ना। इनिशियल लेंथ में यदि टोटल इलोंगेशन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ आ जाएगा, और डिवाइडेड बटा एल नॉट, है ना, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, अब इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, जब ये डिवाइड करोगे तो एल नोट बटा एल नोट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा एट डिवाइडेड बटा एल नोट डिवाइडेड बटा एल नोट। अब देखो बहुत ब्यूटीफुल है, जो एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 प्लस चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। इसका क्या नाम है, कुछ याद है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, इट इज नथिंग बट स्ट्रेन, इट इज नथिंग बट स्ट्रेन, है ना, ये क्या है, स्ट्रेन है ना, ये क्या है, स्ट्रेन है ना। चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ क्या होता था, है ना, स्ट्रेन होता था, है ना। इनफैक्ट ये कौन सा स्ट्रेन है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, आगे नेक्स्ट हम देख लेंगे, है ना। ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ये कौन सा स्ट्रेन है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है ना। तो अब इसको मैं इक्वेशन बना के अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन विच यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रू स्ट्रेस का वैल्यू क्या आ रहा है ना, 1 प्लस समथिंग, कुछ जोड़ने पे आ रहा है, इसका मतलब ट्रू स्ट्रेस क्या है, ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, है ना, यही कंक्लूजन निकला ना। ग्राफ भी वही बोल रहा था, हमारा मैथ भी वही बोल रहा है, हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन भी वही बोल रहा है ना। ये क्या, यानी ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, है ना। ट्रू इक्वेशन बन गया, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, विच यू हैव टू रिमेंबर, बहुत अच्छा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज नॉमिनल स्ट्रेन, है ना, जो नॉमिनल स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्ट्रेन बोलते हैं, एंड ट्रू स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज नेचुरल स्ट्रेन। हमें क्या करना है, दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, दोनों में क्या करना है, रिलेशन है जो एस्टेब्लिश करना है ना, दोनों में क्या करना है, रिलेशन है जो एस्टेब्लिश करना है। अब देखो तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेन इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, है ना, एप्सिलॉन से। इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ये तो बहुत वेरी सिंपल है ना। चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, है ना, फाइनल लेंथ माइनस
इनिशियल लेंथ, इसको हम डेल्टा एल बोल देते हैं, डिवाइडेड बेटा ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो गया। ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो गया, है कि नहीं। ये क्या है, चेंज इन लेंथ क्या है हमारा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बेटा एल नॉट, डिवाइडेड बेटा एल नॉट, है कि नहीं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो निकल गया, है ना। यहाँ तो क्या किया, टोटल इलोंगेशन जो हुआ, है ना, डिवाइडेड बेटा ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दिए तो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकल गया। लेकिन ट्रू स्ट्रेन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो ट्रू स्ट्रेन, इसको एप्सिलॉन टी से डिनोट करूंगा, है ना, ट्रू स्ट्रेन। अब देखो एप्सिलॉन, अगर टोटल ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो ये तो क्या हो रहा है, वेरियस सेगमेंट में डिवाइडेड है ना। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लोडिंग कर रहे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप लोडिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, प्रत्येक स्टेप में कुछ कुछ इलोंगेशन होता जाएगा, प्रत्येक स्टेप में क्या होगा, कुछ कुछ इलोंगेशन है जो होता जाएगा, और हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होता जाएगा, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया यील्ड पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब जब ट्रू स्ट्रेन निकालना होगा तो हमें क्या करना है, प्रत्येक सेगमेंट में निकालने के बाद, प्रत्येक स्टेप में निकालने के बाद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, है ना। उसको यदि सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू स्ट्रेन आ जाएगा, है ना, ट्रू स्ट्रेन आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्मॉल स्ट्रेन है, जो हमारा स्मॉल स्ट्रेन है वो क्या है, एक स्टेप में हमारा डी टी हो रहा है, स्मॉल स्ट्रेन, है ना, बहुत छोटा सा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बटा क्या, है ना, डिवाइडेड बटा ओरिजिनल लेंथ, मतलब एल, है ना, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको यदि हम टोटल को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है कि नहीं। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, एल नोट से एल तक, एल नोट से एल तक, है कि नहीं। तो इसको तो इंटीग्रेट करो तो ये क्या आ जाएगा, ई टी आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है, एल एन एक्स होता है ना। तो ये क्या हो गया, एल एन एल हो गया, एल एन एल हो गया, वेरी सिंपल। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इनिशियल से फाइनल लेंथ तक जाएगा, इनिशियल से फाइनल लेंथ तक जाएगा, है ना। इसको जब आप करोगे तो कितना आने वाला है बताओ, एल एन सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, इनिशियल से फाइनल लेंथ तक जाएगा, रुको, इनफैक्ट या फाइनल लेंथ, ठीक है, फाइनल तक। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन एल अपॉन में एल नॉट, एल एन एल अपॉन में एल नॉट, है कि नहीं। अब देखो ये क्या है, फाइनल लेंथ है, तो क्या इसको लिख सकते हैं, एल एन एल नॉट प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बटा एल नॉट, डिवाइडेड बटा एल नॉट लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ कर देता हूँ। अब देखो इसको डिवाइड करो, एल नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, एल एन एल एन, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बटा एल नॉट, है ना, इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस डेल्टा एल बटा एल नॉट। ध्यान से देखो यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। कितनी अच्छा बात है ना, कितना अच्छा बात है। यानी हमारा जो ट्रू स्ट्रेन आ गया सिग्मा एप्सिलॉन टी, वो आ गया एल एन 1 प्लस, सॉरी इधर नहीं दिख रहा, चलो लेट अस ट्राई टू चेंज द कलर देन इट इज विजिबल, है ना। 1 प्लस क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, विच यू हैव टू रिमेंबर। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एल एन 1 प्लस ये क्या है, 1 है, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन,
है ना, इंजीनियरिंग स्ट्रीम। ठीक है, चलो, तो ऑब्जेक्टिव के लिए है जो क्या रखना है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या रखना है, याद रखना है ना। तो ये तो बेसिकली दो इक्वेशन था जो हमें डिराइव करना था, ये डिराइव हो चुका है ना। नाउ तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आपको 4 फार्मूला बना के पूछा जाएगा कंपटीशन में, सेमेस्टर में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। नाउ सो ये तो था आपका स्टोरी की बात, है ना, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कशन कर रहे थे। अब क्या करेंगे, जो स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो प्रीवियस ईयर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ना, कुछ कुछ क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है जो हर एग्जाम में पूछता है, उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान से क्या सुनना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। सबसे पहले वीडियो क्या करना है, पॉज करना है और क्वेश्चन को देखना है और खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। क्योंकि आप तो पढ़ लिए हैं, अभी तक क्या किए हैं, आप लेक्चर अटेंड किए हैं रेगुलरली, तो आपको क्या करना है, इसको खुद से अटेंड करने की कोशिश करना है। और यदि नहीं आए, है ना, एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर मिलाना है, आंसर क्या करना है, मैच करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, अरेंज इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अरेंज इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। कहने का मतलब है कि जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब टेंशन टेस्ट जब आप कर रहे थे, है ना, उस केस में किस सीक्वेंस में ये सब है जो साइलेंट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। मतलब सबसे पहले इसमें कौन फॉर्म हुआ था, क्या अपर यील्ड पॉइंट हुआ था, क्या लोअर यील्ड पॉइंट हुआ था, क्या ब्रेकिंग लोड हुआ था, क्या इलास्टिक रीजन आया था, या फिर अल्टीमेट लोड आया था। सबसे पहले कौन आया था इसमें से, है ना, सबसे पहले कौन आया था, है ना। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे थे तो इसमें से सबसे पहले कौन आया था, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, ऐसे तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट तो इसमें है ही नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट इसमें नहीं है, जो है उसी के साथ हमको डील करना है। उसके बाद क्या आता है, इलास्टिक रीजन आता है, उसके बाद क्या आता है, इलास्टिक पॉइंट आता है। यानी सबसे पहले क्या आएगा, इलास्टिक रीजन आएगा। तो देखो कौन कौन ऑप्शन में सबसे पहले इलास्टिक रीजन है, सी में है और डी में है ना, सी में है और डी में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, बी भी कभी नहीं हो सकता, तो दोनों को काट दिए। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या नहीं हो सकता उसको पहले काट देना, क्या नहीं हो सकता उसको सबसे पहले काट देना। नाउ वी हैव टू फाइट विद द 2 ऑप्शन, है ना। अब हमको 2 ऑप्शन के साथ फाइट करना है, डील करना है कि ना। चलो, नाउ इलास्टिक रीजन के बाद क्या आता है, अपर यील्ड पॉइंट आता है। इलास्टिक रीजन के बाद क्या आता है, अपर यील्ड पॉइंट आता है। तो इलास्टिक के बाद देखो यहाँ अपर यील्ड आ रहा है, यहाँ पे लोअर यील्ड आ रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, डी भी चला गया। क्या बचा, सी इज द राइट आंसर। क्या बचा, सी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको डील करना है एग्जाम में, है ना। उसके बाद क्या आता है, लोअर यील्ड पॉइंट आता है। तो अपर यील्ड के बाद लोअर यील्ड आया, फिर अल्टीमेट लोड आता है यहाँ पे, है कि नहीं। उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आता है समवेयर यहाँ पे, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन हो गया सोल्व, है ना। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज एसोसिएटेड विथ। इलास्टिक डिफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, है ना, मतलब किस प्रॉपर्टी को डील करता है ना। तो देखो जो जितना इलास्टिक होगा वो उतना ही डक्टाइल होगा, है ना, वो उतना ही क्या होगा, डक्टाइल होगा। देन वेरी सिंपल, डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। तब इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, है ना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज एसोसिएटेड विथ, मतलब किस आपका प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। तो क्या होगा, जो मटेरियल जितना इलास्टिक होगा उतना ही डक्टाइल होगा, इतना ही बोल सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट द मोड ऑफ फ्रैक्चर ऑब्जर्व इन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इज। याद है जब हम टेंशन टेस्ट किए थे तो फ्रैक्चर हुआ था, लास्ट में देखे थे, उसका शेप कैसा होता है ना, बताए थे कैसा होता है, कप एंड कोन शेप होता है, कप एंड कोन शेप होता है। तो आंसर कौन सा होगा, सी, कप एंड कोन शेप होता है। और एक हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ना, कप एंड कोन शेप होता है कि नहीं। ठीक है, एक ग्रैनुलर शेप होता है जो टॉर्सन में होता है, जब हम टॉर्सन चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे आपको बताएंगे, है ना, कि ग्रैनुलर शेप क्या होता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। yield point in the point on a stress strain curve where, ग्राफ वेयर,
है ना। द यील्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वेयर, है ना, ये कहाँ पे बनता है ना, कब बनता है बताओ, किस केस में फॉर्मेशन होता है। बताए थे कि यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन समाप्त हो जाता है ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब एंड हो जाता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने कमिंस, है ना, मतलब फ्रॉम यील्ड पॉइंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कमिंसेस, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। अगर ध्यान से लेक्चर सुने हो तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कमिंसेस, है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कमिंसेस। यील्ड पॉइंट के बाद क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका स्टार्ट होगा। अब देखो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये बोल रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन कमिंसेस, बोल रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इलास्टिक डिफॉर्मेशन यील्ड पॉइंट पे समाप्त होता है ना, जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। देन करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिंपल टेंशन टेस्ट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। देखो अगर वेरी प्रिसाइज वे में देखा जाए, करेक्ट वे में तब देखा जाए, तो हमारा हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। देन आंसर इज बी। कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इनफैक्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 6, आई डोंट रिमेंबर, 6 जो भी हो। कहता है सिग्निफिकेंट नेकिंग वाज फाउंड टू अकर इन टेंसाइल टेस्ट फेज, एग्जामिन द एरिया इंडिकेटेड ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इंडिकेटिंग वेयर नेकिंग ऑफ द स्पेसिमेन हैज अकर्ड। आपको बताना है कि किस रीजन में जो नेकिंग का फॉर्मेशन होता है, किस रीजन में आपका नेकिंग का फॉर्मेशन होता है ना, किस रीजन में आपका नेकिंग का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, किस रीजन में आपका नेकिंग का फॉर्मेशन होता है। ये जो नेकिंग बन रहा है आपका कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ याद है। ये होता था डी और ई के बीच में, यहाँ पे होता था, है ना, यहाँ पे होता था। अगर आपको इतना याद है तो क्वेश्चन है जो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर सी। इसका भी आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, मतलब डी टू ई, वेरी सिंपल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैच लिस्ट वन में क्या है आपका, डिफरेंट मटेरियल्स दिया हुआ है, एंड लिस्ट 2 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, लिस्ट 2 में क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड्स गिवन बिलो। तो इधर माइल्ड स्टील है, बी में प्योर कॉपर है, सी में कास्ट आयरन है और डी में प्योर एल्युमिनियम है। आपको क्या करना है, किसका कौन ग्राफ है इसे आपको मैच कराना है, किसका कौन ग्राफ होगा इसे आपको मैच कराना है। देखो इसको छोड़ दो, सबसे पहले क्या करो, आप खुद से मैच कराने की कोशिश करो। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के साथ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब सर आप बोल रहे हैं कि ए का क्या होगा, 3 होगा। नाउ कम टू द बी, बी क्या है, प्योर कॉपर। अब देखो कॉपर और एल्युमिनियम में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है ना। अगर सही से पढ़ा हो तो बताया था कि कॉपर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बी का आंसर क्या होगा, बी का 2 होगा। देखो यहाँ भी यील्ड, यहाँ भी क्या है, वेल यील्ड डिफाइंड पॉइंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन इसका यील्ड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ कम टू द सी, सी क्या है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन तो क्या होगा, सडन फेलोर होता है, कास्ट आयरन में सडन फेलोर होता है। तो सी का 4 हो गया, सी का क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब एक ही बच गया डी, डी का क्या हो गया, 1 हो गया, डी का क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ चूज द करेक्ट आंसर, विच वन इज करेक्ट, है ना, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, यही आपका सही है, बी है जो राइट आंसर है। सी सही है क्या, नहीं, देखो यहाँ पे उलट दिया है, एल्युमिनियम और कॉपर में आपको कंफ्यूज कर दिया है। यदि सही से अगर आप नहीं याद है तो आप गलती कर सकते हैं, है ना। सो बी है जो राइट आंसर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कम टू ट्राई टू डू ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ट्राई टू डू ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्या कह रहा है, जस्ट ट्राई टू चेंज द कलर। सबसे पहले बोल रहा है ए टेंसाइल टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन माइल्ड स्टील बार ऑफ 10 mm diameter with 50 mm gauge length. The bar yield under a load of 20 kN and reaches maximum load of 40 kN and breaks 25 kN. breaks 25 kN, है ना। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक है जो सिंपल सा ग्राफ बना लीजिए, जैसा हो रहा था, है ना,
ठीक है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ, ध्यान से पढ़ते हैं। टेंसाइल टेस्ट इज कैरिड ऑन माइल्ड स्टील बार ऑफ 10 mm डायमीटर, 10 mm डायमीटर, मतलब आपका जो डी दिया हुआ कितना दिया हुआ, 10 mm दिया हुआ, विथ 50 mm गेज लेंथ, मतलब ओरिजिनल गेज लेंथ आपका दिया हुआ जो कितना दिया हुआ, 50 mm दिया हुआ है ना, एंड द वार यील्ड अंडर ए लोड ऑफ इतना, है ना, मतलब यील्ड लोड दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसको मैं क्या बोल दूं, पी वाई बोल देता हूँ। ये दिया हुआ है आपका 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। उसके बाद रीजन मैक्सिमम लोड इतना, मतलब अल्टीमेट लोड दिया हुआ है कितना, अल्टीमेट लोड दिया हुआ है 40 किलोमीटर, है ना। और फेलुअर लोड कितना दिया हुआ है, और ब्रेकिंग लोड बोले तो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, है ना। अब देखो सबसे पहले पूछ रहा है यील्ड स्ट्रेंथ, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब सिग्मा वाई का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या वैल्यू पूछ रहा है, सिग्मा वाई का, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, नाउ ए यील्ड स्ट्रेंथ, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा बाई क्या होगा बताओ, लोड अपॉन में एरिया, है ना, लोड क्या होगा पी बाई अपॉन में एरिया, क्या लेंगे बताओ, ओरिजिनल एरिया, क्या लेंगे, ओरिजिनल एरिया लेंगे, है कि नहीं, ओरिजिनल एरिया लेंगे। तो क्या हो गया बताओ, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा सिग्मा बाई इजकल टू, लोड कितना है आपका 20 किलोमीटर, सो 20 इंटू 1000 से गुना कर दो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इंटू एरिया कितना 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, है ना। सो ओके ठीक है, सो कितना हो गया 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बटा 5/4 इंटू डी कितना है 10। जब इसको आप सोल्व करेंगे देन इट विल बी कमिंग 254.77, 254.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर आपको याद है तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होता है, 1 मेगा पास्कल होता है, तो इसको हम मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये तो था 1 का सॉल्यूशन। नाउ कम टू द बी क्या कह रहा है आपका, बी बोल रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालने, बी क्या बोल रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालने, मतलब ये वाला वैल्यू निकालने बोल रहा है ना। तो क्या होगा सिग्मा यू निकालने बोल रहा है, तो सिग्मा यू बराबर क्या होगा पी यू डिवाइडेड बटा ए नॉट, है ना। तो पी यू कितना है बताओ, पी यू दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन, चलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो 1000 से गुना कर, है ना, डिवाइडेड बटा ए नॉट कितना 5/4 इंटू 10 का स्क्वायर, है ना। आफ्टर सोल्विंग इट विल बी कमिंग 509.554, मैं सोल्व कर लिया हूँ पहले 509.444 mm स्क्वायर। अब देखो वैल्यू थोड़ा बहुत दशमलव के बाद इधर उधर हो सकता है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नाउ कम टू द पॉइंट सी, है ना। बेसिकली you should try to know the procedure, है ना, what is the exact procedure which we have to follow in the examination, है ना। रप्चर स्ट्रेंथ इज वेरी सिंपल, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, सिग्मा ब्रेकिंग पूछ रहा है और सिग्मा एफ पूछ रहा है ना। तो क्या लिखें बताओ, पी एफ डिवाइडेड बटा ए, है ना।
अब देखो जब तक नेकिंग के बारे में नहीं बोल रहा है तब तक हम क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, है ना। हमें ओरिजिनल एरिया कंसीडर करना है, ठीक है। सो पी एफ कितना हुआ है 25 किलो न्यूटन, 25 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 3। आरती प्लेट लगा दो, 25 इंटू 10 के पावर, हाँ हाँ आवाज़ बाहर से आ रहा तो आता है ना, 25 इंटू 3 है ना। नाउ ए कितना होगा बताओ, 5/4 इंटू 10 का स्क्वायर, हाउ मच इट विल कमिंग, it will be coming 318.47 पर mm स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, है कि नहीं। तो ये तो था आपका सी का सोल्यूशन। नाउ डी इज वेरी इंटरेस्टिंग, डी इज वेरी इंटरेस्टिंग। डी क्या बोल रहा है आपका, डी बोल रहा है एक्चुअल स्ट्रेंथ इफ द डायमीटर ऑफ रप्चर नेक इज 7 mm। अब देखो डायमीटर चेंज हो गया, अब क्या हो गया, डायमीटर आपका चेंज हो गया, है ना, डायमीटर आपका चेंज हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना, यहाँ ध्यान से पढ़ना, एक्चुअल स्ट्रेंथ निकालना, एक्चुअल स्ट्रेंथ निकालना। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ तो कब निकलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या देगा, एक्चुअल स्ट्रेंथ देगा। लेकिन ध्यान रखना है हमें कौन सा डायमीटर लेना, 7 mm लेना है ना, यहाँ पे ही गलती कर सकता था, ठीक है। तो डी बोल रहा है एक्चुअल स्ट्रेंथ, मतलब एक्चुअल स्ट्रेंथ यदि निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, 40 किलो न्यूटन डिवाइडेड बटा पाई/4, बट यहाँ पे डायमीटर कौन सा लेंगे, 7 लेंगे, है ना, नेकिंग के बाद वाला, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करेंगे, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा, ये आएगा 1000 समथिंग, ये आएगा 1000 समथिंग, 1039 पॉइंट समथिंग। एक मिनट, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। कैलकुलेटर, ये आएगा आपका 40,000 डिवाइडेड बटा 0.785 इंटू हाउ मच 49, है ना, 1039.90, 1039.90। मेगा पास्कल, है ना। तो ये तो था डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ई क्या कहता है, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एंड परसेंटेज इलोंगेशन इफ द फाइनल गेज लेंथ इज 67 mm, है ना। परसेंटेज रिडक्शन निकालना है, तो परसेंटेज रिडक्शन तो बहुत सिंपल है, आज ही तो पढ़े हैं, है ना। ई परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, है ना। अगर परसेंटेज रिडक्शन देखा जाए, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, रिडक्शन, है ना। क्या करेंगे बताओ, इनिशियल एरिया तो ज़्यादा होगा, तो इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बटा इनिशियल एरिया इंटू 100, है ना। तो क्या होगा, अब देखो पाई/4 इंटू क्या, डी स्क्वायर मतलब डी नॉट स्क्वायर, है ना, माइनस पाई/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा पाई/4 इंटू डी नॉट स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, पाई/4 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, डी नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी नॉट कितना है 10 का स्क्वायर, डी कितना है 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बटा 10 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, इट विल बी कमिंग 51%, 51%। आई थिंक कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल हियर, है ना। देखो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 49 डिवाइडेड बटा 100, है ना, कितना हो गया 51/100, 51%, वेरी सिंपल। नाउ कम टू द एफ,
लास्ट वन आपका परसेंटेज इलोंगेशन पूछा गया। परसेंटेज इलोंगेशन इफ द फाइनल लेंथ गेज लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन 67 mm, तो परसेंटेज इलोंगेशन भी आज ही पढ़े हैं। परसेंटेज इलोंगेशन कितना होता है? फाइनल लेंथ ज़्यादा होगा, इनिशियल लेंथ कम होगा, बटा इनिशियल इंटू 100। इट्स वेरी सिंपल। फाइनल दिया हुआ 67 mm, सो 67, इनिशियल तो 50 था, है ना, बटा 50 है कि नहीं, इंटू 100, इंटू कितना 100, कितना आएगा बताओ? ये आएगा 34%, ये आएगा 34%। तो कन्वेंशनल में आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कन्वेंशनल में इस टाइप से पूछेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, एक कन्वेंशनल यदि आप सोल्व करते हैं सही से तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है प्रिस्मेटिक बार विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक क्या है? प्रिस्मेटिक बार है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है ना। 20x40 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपका। चलो इसका अगर साइड से काटेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका 20 है और ये आपका क्या है? 40 है, 20x40 है ना। ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ आपका, इनिशियल लेंथ दिया हुआ कितना? 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। उसके बाद बोल रहा है इसमें फोर्स लगाना है कितना? 70 किलोन्यूटन। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 70 किलोन्यूटन, 70, लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा, है ना, 70 किलोन्यूटन। अब कह रहा है 70 किलोमीटर इसमें फोर्स लगाएं तो क्या होगा? इलोंगेशन होगा, है ना। जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ इलोंगेशन आएगा। और इस इलोंगेशन का वैल्यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है? द मेजर इलोंगेशन ऑफ द बार इज 1.2 mm, 1.2 mm। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द बार, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द बार। मतलब आपका क्या दिया हुआ है? डेल्टा एल भी दिया हुआ है। इलोंगेशन कितना दिया हुआ है? 1.2 mm, है ना। इनिशियल लेंथ दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, है ना। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या निकालना है? टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा। तो क्या करें? क्या होता है? लोड अपॉन में एरिया। तो लोड कितना है? 70 किलोमीटर, सो 70 इंटू 1000 से गुना कर दिए, न्यूटन में चला जाएगा। एरिया, अब देखो एरिया क्या होगा? 20x40 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यही तो एरिया लेंगे ना, है ना। यही तो एरिया है जो रेजिस्ट कर रहा है इस एक्सटर्नल फोर्स को। तो क्या होगा? 20x40, है ना। ऊपर न्यूटन है, ध्यान रखो, और नीचे क्या? mm स्क्वायर होने वाला है ना। सो आई थिंक इट विल बी गेटिंग 87.5 मेगा पास्कल, है ना। सो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ठीक है। खास करके SSCI वगैरह में छोटा छोटा न्यूमेरिकल आने लगा है आजकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेन इन द बार, स्ट्रेन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्ट्रेन पूछ रहा है। स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है? किसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ हमारा क्या दिया हुआ? 1.2 mm, है ना, बटा ओरिजिनल लेंथ कितना? 2.8 मीटर है। अब देखो हमको यूनिट सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे गलती कर सकते हो। ऊपर mm है तो नीचे भी क्या करेंगे? mm में लाएंगे। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 429 इंटू 10 टू द पावर -6, 429 इंटू 10 टू पावर -6, है ना। इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, सो दिस इज द आंसर। स्ट्रेन का आंसर ये हो गया, स्ट्रेस का आंसर ये हो गया, है ना। ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? पॉइंट है ना, ओके, पॉइंट है, ठीक है। 87.5 मेगा पास्कल। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आपको क्या करना है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं ना। इस क्वेश्चन को आपको ऑनेस्टली है जो सोल्व करना है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
है ना, और उसका आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम सोल्यूशन कर देंगे। व्हाट इज द सेफ स्टैटिक टेंसाइल लोड? व्हाट इज द सेफ स्टैटिक टेंसाइल लोड विच कैन बी अप्लाइड टू ए बोल्ट? बोल्ट का डायमीटर दिया हुआ है 36 mm, डायमीटर दिया हुआ है 36 mm, है ना। किसका है बोल्ट? बोल्ट बना हुआ है माइल्ड स्टील का, हैविंग यील्ड स्ट्रेस ऑफ 280 मेगापास्कल। यील्ड स्ट्रेस भी दिया हुआ, सिग्मा वाई का वैल्यू भी दिया हुआ 280 मेगापास्कल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 1.5। आपको क्या निकालना है? टेंसाइल लोड का वैल्यू निकालना है, टेंसाइल लोड का वैल्यू निकालना है ना। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलाउबल स्ट्रेस सही से पढ़े हो तो आराम से बना सकते हो, है ना। ध्यान रहे यहाँ पे लोड पूछा है ना, ये लोड पूछा है, सेफ स्ट्रेस नहीं पूछा है, सेफ लोड पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। उसके बाद स्ट्रेस निकल जाएगा, और जब स्ट्रेस निकल जाएगा तो क्या कर देंगे? एरिया से गुना कर देंगे π/4 डी स्क्वायर से, तो क्या निकल जाएगा? लोड निकल जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। ओके, सो आज काफ़ी कुछ कवर कर लिए हम लोग, है ना। अब देखो अपने तरीका से तो काफ़ी है जो कवर करने की कोशिश किया जा रहा है ना। आप लोग इसको ऑनेस्टली से है जो लेक्चर को अटेंड करना है। इसके बाद भी यदि कुछ प्रॉब्लम होता है ना, कुछ इसके बाद भी यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हाँ, पूछ सकते हैं, हाँ। उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए? लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अपने फ्रेंड को, खास करके जो सिविल का और मैकेनिकल का हो फ्रेंड, उसको क्या कीजिए? आप शेयर कीजिए, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप वीडियो पब्लिश करते ही आपके पास पहुंच जाए, है ना। ओके, so next in the next session we will cover important mechanical properties of material which is also important for objective point of view, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।